सुंदरपुर नाम के एक बेहद शांत और सुरम्य गांव में माधव नाम का एक अत्यंत सीधा, सरल और ईमानदार युवक रहता था। माधव के कंधों पर जवानी की उम्र में ही दुखों का पहाड़ टूट पड़ा था। उसके पिता का साया बचपन में ही सिर से उठ गया था और अब परिवार के नाम पर केवल उसकी बूढ़ी और बीमार माँ कावेरी अम्मा थीं। माधव रोज भोर होते ही घने और खतरनाक जंगलों की ओर निकल जाता था, जहाँ से वह सूखी लकड़ियाँ चुनकर लाता। इन लकड़ियों को बेचकर जो 2-4 पैसे मिलते, उसी से उनके घर का चूल्हा जलता था। आज का दिन भी माधव के लिए वैसा ही थका देने वाला था। हे ईश्वर, आज तो जंगल में सूखी लकड़ियां ढूंढने में दोपहर हो गई। पैर जवाब दे रहे हैं और पीठ का दर्द सहने से बाहर हो रहा है, लेकिन मुझे हिम्मत नहीं हारनी है। घर पर माँ भूखी प्यासी मेरा इंतजार कर रही होगी। जब माधव थक हार कर अपने घर के आंगन में पहुंचा, तो दृश्य देखकर उसका कलेजा मुंह को आ गया। उसकी बूढ़ी माँ चूल्हे के तीखे धुएं से जूझते हुए उसके लिए भोजन तैयार कर रही थी। घर की कड़वी सच्चाई यह थी कि गरीबी उनके आंगन में पैर पसारे बैठी थी। माधव को भूख तो बहुत तेज लगी थी, लेकिन पेट की भूख से बड़ी उसकी वह चिंता थी जो उसे आने वाले कल को लेकर अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। अरे माँ, तुम इस धुएं में क्यों बैठी हो? लाओ, मैं फूंक मारता हूँ। और सुनो माँ, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी से रोटी दे दो। पर माँ, आज मुझे जंगल में बहुत कम लकड़ियाँ मिली। अब तो जंगल में नाम मात्र की ही सूखी लकड़ियाँ बची हैं। मुझे आगे की बहुत चिंता हो रही है। अगर आगे लकड़ियाँ नहीं मिली तो हमारा गुजारा कैसे होगा? तुम रोटियाँ कैसे बनाओगी और हम खाएंगे क्या? अरे मेरे बच्चे, तू इतनी कम उम्र में पूरी दुनिया का बोझ अपने सिर पर क्यों लेकर घूमता है? तू चिंता मत कर, ले पहले यह ताजी रोटी खा ले। दिन भर जंगल में इतनी हाड़ तोड़ मेहनत करता है, शरीर सूख कर कांटा हो गया है तेरा। तू देखना मेरे बच्चे, जिस भगवान ने मुंह दिया है वो कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगा। तू बस अपनी ईमानदारी मत छोड़ना। माँ के दिलासे के बाद अगली सुबह माधव एक नई उम्मीद के साथ फिर से सुंदरपुर के घने जंगलों की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसका सामना गांव के सबसे रसूखदार, कड़क और बेहद कंजूस साहूकार सेठ धनसुख लाल से हुआ। सेठ धनसुख लाल दिखने में जितने हट्टे कट्टे थे, स्वभाव से उतने ही लालची थे। वे कभी भी अपनी धन की पोटली अकेले नहीं छोड़ते थे, मगर उनकी एक बड़ी कमजोरी थी। उन्हें सालों पुराना जुकाम था जो कभी ठीक नहीं होता था और वे हर 2 मिनट में जोर से छींकते थे। अरे भाई, राम जी भला करे। एक तो मेरा यह जुकाम मेरा पीछा नहीं छोड़ता, पूरा दिन नाक बहती रहती है। अरे ओ भोला, मेरा मतलब है माधव, सुबह सुबह अपनी इस फटी हुई किस्मत और खाली कुल्हाड़ी को लेकर कहां सैर पर निकल पड़े हो भैया। सुबह सुबह तुम्हारा चेहरा देख लिया, पता नहीं आज का धंधा कैसा होगा। प्रणाम सेठ जी, मैं कोई सैर पर नहीं निकला हूँ, जंगल जा रहा हूँ ताकि कुछ लकड़ियाँ बटोर सकूँ। अब आप तो जानते ही हैं सेठ जी, मुँह गरीब के घर में गैस का चूल्हा तो है नहीं, मिट्टी का चूल्हा ही जलता है। उसी के लिए थोड़ी मेहनत करने जा रहा हूँ। सेठ जी, अगर आपको कभी घर के लिए लकड़ियों की जरूरत पड़े तो मुझे आज्ञा दीजिएगा। माधव की विनम्रता देखकर सेठ धनसुख लाल के दिमाग में तुरंत अपना फायदा सूझा। कड़ाके की ठंड दस्तक दे रही थी और सेठ को अपनी हवेली के लिए मुफ्त या सस्ते में लकड़ियों की व्यवस्था करनी थी। उसने माधव की मजबूरी का फायदा उठाने का मन बनाया और उसे एक काम सौंप दिया जिसे माधव मना नहीं कर सकता था। हाँ माधव, अच्छी सुन, अगर तू जंगल जा ही रहा है तो एक काम कर, मेरे भाई के घर के लिए और मेरी हवेली के लिए कुछ अच्छी, मोटी और सूखी लकड़ियां चुनकर ले आना। अब देख, सर्दियां भी तो बहुत बढ़ गई हैं, रात को आग जलाने के काम आएंगी। अच्छी, क्या पता इन लकड़ियों के धुएं और आग से मेरा यह कमबख्त जुकाम ही ठीक हो जाए। लाएगा ना? जी सेठ जी, क्यों नहीं। मैं सबसे अच्छी और मोटी लकड़ियां चुनकर सीधे आपकी हवेली पर ले आऊंगा। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए सेठ जी, आपका काम आज दोपहर तक हो जाएगा। माधव अपने वादे का पक्का था। उसने जंगल के सबसे दुर्गम कोनों में जाकर सूखी और मजबूत लकड़ियां काटी ताकि सेठ खुश हो सके। अपनी औकात से ज्यादा भारी गट्ठर उठाकर वह दोपहर ढलते ढलते सेठ धनसुख लाल की विशाल हवेली में पहुंचा। माधव का शरीर थकान से टूट रहा था, लेकिन उसके मन में एक उम्मीद थी कि सेठ इस काम के बदले शायद उसकी कुछ मदद कर देंगे, क्योंकि इस समय उसके घर की माली हालत बेहद दयनीय थी। अरे आओ आओ माधव, अच्छी आओ, आखिर ले ही आए तुम लकड़ियां।
हुमम, लकड़ियां तो वाकई बहुत अच्छी और सूखी हैं। जी सेठ जी, जैसा आपने कहा था मैं वैसे ही चुनकर ले आया हूँ। लीजिए, इतनी लकड़ियाँ इस पूरी सर्दी में आपकी हवेली और आपके भाई के घर को गर्म रखने के लिए काफी हैं। मुझे उम्मीद है आपको मेरा काम पसंद आया होगा। लकड़ियां पहुंचाने के बाद अब माधव के इम्तिहान की घड़ी थी। उसके घर में शाम के भोजन के लिए एक दाना भी नहीं था। वह अपनी बूढ़ी माँ को लगातार भूखा मरते नहीं देख सकता था। इसीलिए अपनी पूरी आत्म प्रतिष्ठा को ताक पर रखकर उसने सेठ धनसुख लाल के सामने हाथ फैला दिए। लेकिन वह भूल गया था कि एक लालची साहूकार के दिल में दया का कोई स्थान नहीं होता। अरे, बहुत अच्छा किया तुमने माधव। भाई वाह, लकड़ियां तो बढ़िया हैं, पर ऐसे हाथ जोड़कर क्यों खड़े हो? क्या कुछ और कहना है? सेठ जी, मेरी माली हालत तो आप अच्छे से जानते ही हैं। अब तो मेरे घर में अन्न का एक दाना भी नहीं बचा है। मुझे अपनी चिंता नहीं है सेठ जी, मैं तो 2 दिन भूखा रह लूंगा। लेकिन मेरी बूढ़ी माँ, मैं उसे कैसे भूखा रखूं? भूख के मारे उनकी जान निकली जा रही है। आप दया करके मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए ताकि मैं थोड़ा राशन और खाने का सामान ले सकूं। मैं दिन रात मेहनत करके आपके पैसे जल्दी ही लौटा दूंगा सेठ जी। अरे माधव, मैं जानता हूं कि तू एक ईमानदार आदमी है, लेकिन भाई, तुम्हारी यह कंगाली भी अब इस गांव में किसी से छुपी है क्या भला? तुम लकड़हारे हो, तुम्हारी कमाई का कोई ठिकाना नहीं है। पैसे तो मैं तुम्हें दे दूंगा क्योंकि मैं बड़ा दयालु हूं, लेकिन भाई, मैं कोई मुफ्त का आश्रम नहीं चलाता। मैं पैसे दूंगा, लेकिन ब्याज सहित वापस भी लूंगा। बोलो, मंजूर है? ठीक है सेठ जी, जैसी आपकी इच्छा। इस समय मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। मेरी माँ भूखी है। आप जो भी ब्याज लेंगे मैं स्वीकार करता हूँ, बस मुझे पैसे दे दीजिए। सेठ धनसुख लाल से भारी ब्याज पर कर्ज लेकर माधव भारी मन से घर लौटा। उसने माँ के सामने राशन का थैला रखा, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ थीं। जब उसने कावेरी अम्मा को बताया कि उसने अपनी झोपड़ी और अपनी आजादी को दांव पर लगाकर सेठ से कर्ज लिया है, तो माँ का दिल भर आया। उन्होंने महसूस किया कि अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है और उन्हें माधव को उसके परिवार का वह छिपा हुआ इतिहास बताना ही होगा जो उनकी किस्मत बदल सकता था। माँ, मैं क्या करता? घर में तो कुछ भी खाने को नहीं था। तुम्हारी ये हालत मुझसे देखी नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने मजबूर होकर सेठ धनसुख लाल से कुछ पैसे उधार ले लिए हैं। अब इन पैसों से मैं तुम्हारे लिए कुछ दिन का खाने का सामान ले आया हूँ। लेकिन माँ, ब्याज इतना ज्यादा है कि मुझे डर लग रहा है कि मैं इसे कैसे चुकाऊंगा। अरे बेटा, आज अगर तेरे पिताजी जिंदा होते तो हमें ये दिन कभी नहीं देखना पड़ता। तेरे पिताजी इसी गांव में समोसे बनाकर बेचा करते थे। पूरे सुंदरपुर गांव में उन जैसे समोसे कोई नहीं बना सकता था। उनके बनाए समोसे इतने स्वादिष्ट और खुशबूदार होते थे कि सभी गांव वाले उंगलियां चाटते रह जाते थे और उनकी दुकान पर मेला लगा रहता था। हाँ बेटा, वे स्वाद के राजा थे। पिता के हुनर की बात सुनकर माधव के भीतर एक सोए हुए शेर जैसी ऊर्जा जाग उठी। उसने तय किया कि वह लकड़ियां काटने का काम छोड़कर अपने पिता का पुराना गौरव वापस लाएगा। क्या सच में माँ, पिताजी इतने स्वादिष्ट समोसे बनाया करते थे? तो फिर माँ, मैं यह लकड़ियाँ बेचने का काम क्यों कर रहा हूँ? मैं एक काम क्यों नहीं करता? सेठ धनसुख लाल ने जो मुझे पैसे दिए हैं, मैं इन बचे हुए पैसों से समोसे बनाने का और सामान ले आता हूँ और कल से ही बाजार में समोसे बेचकर अपने पिता का काम शुरू कर देता हूँ। इससे हमारे पास पैसे भी आएंगे और हम सेठ का कर्ज भी चुका देंगे। हाँ माँ, ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं ऐसा ही करूँगा। तुम देखना माँ, मैं बहुत मेहनत और लगन से समोसे बनाऊंगा। फिर पिताजी की तरह मेरा भी इस गांव में खूब नाम होगा। उसने माँ की सलाह पर सेठ के बचे हुए पैसों का उपयोग समोसे बनाने की सामग्री खरीदने में किया। उस पूरी रात जब पूरा गांव सो रहा था, माधव और उसकी माँ ने मिलकर मसालों का सही मिश्रण तैयार किया और ढेर सारे समोसे बनाए। देखो माँ, कितने सारे और कितने सुंदर समोसे बन गए हैं। खुशबू तो अच्छी है। अच्छा माँ, अब सुबह हो गई है, मैं इन्हें लेकर गांव के बाजार में चलता हूँ। आशीर्वाद दो। विजयी भव बेटा, ईश्वर तेरी मेहनत को खाली नहीं जाने देगा। माधव बड़े चाव और उम्मीदों के साथ अपने समोसों की थाली लेकर सुंदरपुर के बड़े बाजार में पहुंचा। लेकिन बाजार का अपना एक कड़वा नियम होता है। वहाँ पहले से स्थापित लोग नए लोगों को आसानी से जगह नहीं देते। बाजार में विक्रम नाम का एक अत्यंत ईर्ष्यालु और शातिर हलवाई था जो पूरे गांव में अकेले समोसे बेचता था। जब उसने देखा कि एक अदना सा लकड़हारा माधव उसके साम्राज्य को चुनौती देने आ गया है, तो उसके भीतर गुस्से की आग भड़क उठी। अरे भाई, यह कौन भिखारी मेरे ठेले के सामने आकर खड़ा हो गया है और चिल्ला रहा है?
अच्छा, यह तो वो कंगाल माधव है। इसकी इतनी हिम्मत कि ये मेरे ही समोसे के ठेले के सामने अपने बेस्वाद और घटिया समोसे लेकर आ गया। यह तूने अच्छा नहीं किया माधव। मैं तुझे यहाँ अपने सामने टिकने ही नहीं दूंगा। तेरा यह ठेला मैं उजाड़ कर रहूंगा, बता देता हूँ। आइए मेरे प्यारे गांव वासियों, गर्मा गर्म ताजे और खस्ता समोसे खाइए। अगर स्वाद का मजा लेना है तो इधर आइए माधव के पास। अरे आइए आइए। माधव की आवाज सुनकर गांव के 2-3 ग्राहक कौतूहलवश उसके पास आए। उन्होंने माधव के समोसे चखे, लेकिन क्योंकि माधव के पास बेहतरीन और महंगे मसाले खरीदने के पैसे नहीं थे, इसलिए समोसे उतने स्वादिष्ट नहीं बने थे जितने उसके पिता के होते। अरे ओ माधव, क्या अब तू लकड़ियां छोड़कर समोसे बेचेगा? अरे तुझे आता भी है समोसे बनाना? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है, मसाला एकदम फीका है। तू जाकर जंगल में लकड़ियां ही चुन। ये समोसे बनाना तेरे बस की बात नहीं है भैया। हाँ भाई, सही कह रहे हो। अरे लाओ जरा मैं भी चखूं। छी छी, इसके समोसे खा के तो बीमार पड़ जाएंगे। चलो भाई, विक्रम की दुकान पर ही चलते हैं, वहीं असली स्वाद मिलता है। अरे भाइयों रुकिए तो, सुनिए तो। हे भगवान, मेरे सारे समोसे बच गए। कोई इन्हें खरीदना तो दूर, देखना भी नहीं चाहता। अब मैं माँ को क्या मुंह दिखाऊंगा? मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। बाजार में गांव वालों के तीखे तानों और अपमान से माधव का दिल पूरी तरह टूट चुका था। वह भारी कदमों और भीगी आंखों के साथ शाम को अपनी झोपड़ी में वापस लौटा। उसके सारे समोसे जैसे के तैसे रखे थे, जिन्हें कोई मुफ्त में भी लेने को तैयार नहीं था। उसकी आंखों के सामने सेठ का कर्ज और माँ की भूख का खौफ नाच रहा था। लेकिन एक माँ का दिल अपने बच्चे को कभी हारते हुए नहीं देख सकता। कावेरी अम्मा एक बार फिर माधव की ढाल बनकर खड़ी हो गईं। क्या हुआ मेरे बच्चे, आज तू इतना उदास क्यों है? क्या सुंदरपुर के गांव वालों को तेरे बनाए समोसे पसंद नहीं आए? तू रो मत बेटा, मुझे सब सच सच बता। नहीं माँ, कोई भी मेरे समोसे खाने को तैयार नहीं है। गांव वाले बोल रहे हैं कि मेरे समोसों में कोई मजा ही नहीं है, मसाला एकदम फीका है। माँ, सेठ धनसुख लाल ने जितने भी पैसे उधार दिए थे, उनका मैं जितना सामान ला सकता था ले आया था। अब मेरे पास एक फूटी कौड़ी भी नहीं बची। अब मैं और बाकी की अच्छी सामग्री और महंगे मसाले कहाँ से लाऊं, जिससे समोसे स्वादिष्ट बन सके? हम तो पूरी तरह बर्बाद हो गए माँ। अरे तू इतनी जल्दी हिम्मत हार गया? सुन मेरे बच्चे, यह तो बस शुरुआत है। तेरी सच्चाई, तेरी ईमानदारी और तेरी इस कड़ी मेहनत को ऊपर बैठा भगवान देख रहा है। तूने यह काम अपनी माँ का पेट भरने के लिए और अपने स्वर्गीय पिता के सम्मान के लिए शुरू किया है। तू देखना, भगवान तुझे कोई न कोई अच्छा रास्ता जरूर दिखाएंगे। धीरज रख बेटा, धीरज रख। अभी माधव और उसकी माँ इस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि अगली ही सुबह उनके घर पर दुखों का एक और पहाड़ टूट पड़ा। क्रूर और लालची सेठ धनसुख लाल को जैसे ही पता चला कि माधव का समोसे का धंधा पहले ही दिन ठप हो गया है, वह अपना कर्ज वसूलने के लिए अपनी मर्यादा भूल गया। वह अपने खूंखार लठैत नौकरों को लेकर माधव की झोपड़ी पर कब्जा करने की नीयत से आ धमका। अरे ओ माधव, कहाँ छुपा बैठा है कंगाल? बाहर आ। मेरे पैसे लेकर कुंडली मार के बैठ गया है। अच्छी, बाहर निकल अपनी बुढ़िया माँ के साथ। माफ कर दीजिए सेठ जी, आपसे जो पैसे मैंने उधार लिए थे, उनसे मैंने समोसे बनाकर बेचने का काम शुरू किया था। लेकिन मेरे बनाए समोसे किसी ने अभी तक नहीं खरीदे। मेरा सारा सामान वैसे ही बर्बाद हो गया। मालिक, मैं हाथ जोड़ता हूँ, जैसे ही मेरे पास कुछ पैसे आएंगे, मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगा। देख माधव, वो सब फालतू की बातें मैं नहीं जानता। तेरे बनाए समोसों का क्या भरोसा, कोई ऐरा गैरा खरीदेगा भी या नहीं। मुझे आज और इसी वक्त मेरे पैसे ब्याज के साथ चाहिए, समझा? सेठ जी, थोड़ा रहम खाइए, इस बूढ़ी औरत पर तरस खाइए। हम आपके पैसे लेकर भाग नहीं रहे हैं, हमें बस कुछ दिनों की मोहलत दे दीजिए। मोहलत? मेरे डिक्शनरी में यह शब्द नहीं है बुढ़िया। अगर पैसे नहीं हैं तो अपना यह घर खाली करो और मुझे सौंप दो। जब पैसे कमा लेना तब आकर अपना यह झोपड़ा छुड़ा लेना। ओए कालू, मंगू, उठाओ इनका सारा सामान और फेंक दो आंगन से बाहर। क्रूर सेठ धनसुख लाल ने माधव और उसकी वृद्ध माँ की एक न सुनी। उसके बेरहम नौकरों ने उनके घर का सारा बची कुची गृहस्थी का सामान बाहर धूल में फेंक दिया और झोपड़ी पर ताला लगा दिया।
बेघर और लाचार माधव अपनी रोती हुई माँ को एक घने पेड़ की छांव में बैठाकर आखिरी उम्मीद के साथ अपने बचे हुए समोसे लेकर फिर से बाजार की ओर चल पड़ा। वह चुपचाप एक कोने में बैठ गया, जहाँ उसकी आंखें किसी ऐसे फरिश्ते को ढूंढ रही थीं जो उसके समोसे खरीद सके। भगवान, हमारा घर भी छिन गया। अब मैं माँ को कहाँ लेकर जाऊंगा? इस बाजार में भी कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा। सब विक्रम की दुकान पर जा रहे हैं। क्या सच में मेरी किस्मत इतनी बुरी है? क्या ईमानदारी का यही सिला मिलता है? कोई तो आ जाओ, कोई तो एक समोसा खरीद लो। तभी सुंदरपुर के उस मतलबी बाजार में एक अद्भुत घटना घटी। धूल से सने पैर, फटे हुए वस्त्र और चेहरे पर सात्विक तेज लिए एक अत्यंत वृद्ध साधु महात्मा आनंद वहां प्रकट हुए। वे भूख से व्याकुल थे और कांपते हाथों से भीख मांग रहे थे। वे सबसे पहले बाजार के सबसे अमीर हलवाई विक्रम की दुकान पर पहुंचे ताकि अपनी भूख शांत कर सकें। बच्चा, कल से पेट में अन्न का एक दाना भी नहीं गया है। बड़ी तीव्र भूख लगी है। ईश्वर ने तुम्हें इतना बड़ा कारोबार दिया है। मुझे बस एक छोटा सा समोसा दे दो बच्चा। भगवान तुम्हारा भला करेगा। चल चल आगे बढ़ बुड्ढे। सुबह सुबह कहाँ से भीख मांगने आ जाते हैं मुंह उठाए। यहाँ मुफ्त का लंगर नहीं चल रहा है। समोसा चाहिए तो पैसे निकाल, नहीं तो भाग यहाँ से। मेरे ग्राहकों को परेशान मत कर, भाग। पैसा ही सब कुछ नहीं होता बच्चा। अहंकार इंसान को ले डूबता है। विक्रम की दुकान से दुत्कारे जाने के बाद महात्मा आनंद सीधे माधव के पास पहुँचे। माधव खुद इस समय संसार के सबसे बड़े दुख से गुजर रहा था। उसका घर छिन चुका था, माँ पेड़ के नीचे बैठी थी और धंधा चौपट था। लेकिन जब उसने एक भूखे वृद्ध साधु को अपने सामने देखा तो वह अपनी सारी तकलीफें भूल गया। उसके सच्चे और उदार हृदय में साधु के प्रति दया और सम्मान उमड़ पड़ा। बेटा, क्या इस बूढ़े और भूखे सन्यासी को तुम्हारे पास कुछ खाने को मिलेगा? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई धन नहीं है, बस अंतरात्मा की असीमित दुआएं हैं। अरे बाबा जी, आप ऐसे खड़े मत रहिए। आइए यहाँ इस छोटी सी चौकी पर बैठ जाइए। बाबा जी, धन की बात करके मुझे पाप का भागी मत बनाइए। आप भूखे हैं और मेरे पास ये समोसे रखे हैं। भले ही गांव वालों को ये पसंद नहीं आए, लेकिन ये साफ सुथरे और ताजे हैं। लीजिए बाबा जी, आप भरपेट खाइए। तेरा कल्याण हो बेटा। तेरी आंखें तेरी कहानी बयां कर रही हैं। महात्मा आनंद ने जैसे ही माधव के हाथ से बना समोसा खाया, उनके चेहरे पर एक दिव्य संतोष छा गया। वे ऐसे खाने लगे मानो उन्होंने संसार का सबसे स्वादिष्ट व्यंजन पा लिया हो। माधव यह देखकर हैरान था कि जिन समोसों को सुबह गांव वालों ने बेस्वाद कहकर थूक दिया था, उन्हें यह महात्मा इतने चाव से खा रहे हैं। तभी महात्मा ने माधव को खुद अपने हाथ का स्वाद चखने को कहा। हाँ, अद्भुत, अत्यंत स्वादिष्ट। बेटा माधव, जरा अपना बनाया ये समोसा खुद खाकर तो देखो। तुम्हें अपनी मेहनत पर खुद विश्वास हो जाएगा। अरे ये कैसे हो सकता है? बाबा जी, ये तो सच में बहुत स्वादिष्ट और मजेदार है। इसके मसाले, इसका क्रंच सब एकदम उत्तम है। लेकिन बाबा, मैंने तो इसमें ऐसा कुछ भी अनोखा नहीं मिलाया था जिससे यह अचानक इतना स्वादिष्ट हो जाए। कल तो गांव वाले इसे बेस्वाद कह रहे थे। यह चमत्कार कैसे हुआ बाबा? माधव की मासूमियत और हैरानी देखकर महात्मा आनंद मंद मुस्कुराए। वे समझ गए कि माधव का दिल सोने का है, जो अपनी परवाह किए बिना दूसरों की मदद करता है। महात्मा ने माधव को समझाया कि भोजन का असली स्वाद महंगे मसालों से नहीं, बल्कि उसे बनाने वाले के साफ और सच्चे दिल से आता है। माधव के इसी निस्वार्थ भाव से प्रसन्न होकर महात्मा ने उसे एक ऐसा उपहार देने का फैसला किया जो उसकी तकदीर बदलने वाला था। बेटा, ये सब तुम्हारे ही सच्चे और पवित्र हृदय की वजह से हुआ है। तुमने खुद इतनी बड़ी मुसीबत में रहकर भी, बेघर होकर भी मेरी निस्वार्थ भाव से मदद की। तेरे इन समोसों की वजह से आज एक भूखे सन्यासी की आत्मा तृप्त हुई है। मेरे लिए इस संसार में इससे स्वादिष्ट समोसा कोई और नहीं हो सकता। लेकिन संसार के आम लोग केवल ऊपरी स्वाद देखते हैं। तो क्या मेरे समोसे कभी गांव वालों को पसंद नहीं आएंगे बाबा? आएंगे बेटा, अवश्य आएंगे। सुंदरपुर के हर इंसान को तेरे बनाए समोसे
सबसे स्वादिष्ट और मजेदार लगेंगे। इसके लिए मैं तुम्हें ये जादुई जड़ी बूटी देता हूँ। तुम जब भी समोसे का मसाला बनाओगे तो इसकी एक चुटकी उसमें मिला देना। इसके बाद जो चमत्कार होगा तुम खुद देखोगे। लेकिन बेटा, एक बात का विशेष ध्यान रखना। कैसी बात बाबा जी? ये जड़ी बूटी केवल एक सच्चे और परोपकारी इंसान के हाथ में ही काम करेगी। जब भी ये किसी लालची या दुष्ट आदमी के हाथ में जाएगी तो इसका बिल्कुल उल्टा असर हो जाएगा। ये जड़ी बूटी कभी भी किसी लालची का भला नहीं करेगी, बल्कि उसे बर्बाद कर देगी। महात्मा आनंद अपनी चेतावनी देकर रहस्यमय तरीके से हवा में ओझल हो गए। माधव ने चारों तरफ देखा, लेकिन बाबा का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। वह समझ गया कि वे कोई साधारण सन्यासी नहीं, बल्कि भगवान के भेजे हुए फरिश्ते थे। माधव का खोया हुआ आत्मविश्वास वापस आ चुका था। वह तुरंत दौड़कर अपनी माँ के पास पहुँचा और उन्हें इस दिव्य घटना के बारे में बताया। माँ, ओ माँ, देखो भगवान ने हमारी सुन ली। हमारी झोपड़ी भले ही छिन गई हो, लेकिन भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है। क्या हुआ बेटा? तू इतनी तेजी से क्यों भाग रहा है? और तेरे हाथ में ये क्या है? माँ, बाजार में मुझे एक सिद्ध महात्मा मिले थे। उन्होंने मेरे समोसे खाकर मुझे यह जादुई जड़ी बूटी दी है। उन्होंने कहा है कि इसे समोसों में मिलाने से ऐसा स्वाद आएगा कि पूरा गांव हमारा दीवाना हो जाएगा। चलो माँ, हम हार नहीं मानेंगे। हम इसी पेड़ के नीचे चूल्हा सुलगते हैं और फिर से समोसे बनाते हैं। मैंने कहा था ना बेटा, ईमानदारी का फल मीठा होता है। ला, मैं अभी चूल्हा तैयार करती हूँ। अगली सुबह सुंदरपुर के बाजार ने एक नया सवेरा देखा। माधव और उसकी माँ ने पेड़ के नीचे ही रात भर मेहनत करके नए समोसे तैयार किए थे। जैसे ही माधव ने बाजार में समोसे तलकर उसमें बाबा की दी हुई जादुई जड़ी बूटी मिलाई, पूरे बाजार का वातावरण बदल गया। समोसों से एक ऐसी सम्मोहक और दिव्य खुशबू उठी, जिसने भी उसे सूंघा वह अपनी सुध बुध खोकर माधव के ठेले की तरफ खिंचा चला आया। देखते ही देखते वहाँ लोगों का तांता लग गया। रे भाई वाह, क्या गजब की खुशबू आ रही है। ऐसी खुशबू तो मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं सूंघी। अरे, ये तो माधव का ठेला है। अरे माधव भाई, जल्दी से मुझे 2 समोसे खिलाओ। खुशबू से मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। हाँ हाँ माधव भाई, मुझसे तो अब रुका नहीं जा रहा है। जल्दी करो, खिलाओ खिलाओ। मुझे भी 4 समोसे पैकेट कर दो। हाँ हाँ भाइयों, क्यों नहीं, ये लीजिए, अभी देता हूँ। आप सब आराम से खाइए, मेरे पास सबके लिए समोसे हैं। ओहो हो, मजा आ गया भाई। क्या स्वाद है। ऐसा लगता है जैसे मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। माधव, तू तो कमाल का हलवाई निकला रे। दिन बदलते देर नहीं लगती, बशर्ते आपके पास ईमानदारी और भगवान का आशीर्वाद हो। देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में माधव के समोसों की धूम पूरे सुंदरपुर और आसपास के गांवों में फैल गई। माधव के सारे समोसे मिनटों में बिक जाते थे। उसने दिन रात मेहनत की और खूब धन कमाया। अब वह समय आ चुका था कि वह अत्याचारी सेठ धनसुख लाल के मुंह पर उसका कर्ज मारे और अपनी माँ के आत्मसम्मान को वापस अपनी झोपड़ी में स्थापित करे। अरे अरे माधव, यह क्या है? इतनी सारी धन दौलत। सेठ धनसुख लाल जी, ये रहे आपके वो सारे पैसे जो मैंने आपसे उधार लिए थे, और इसके साथ आपका वो भारी भरकम ब्याज भी पूरा जोड़ दिया है। अब आप कृपा करके मेरे घर की चाबी और कागजात मुझे सौंप दें। अब मेरा और मेरी माँ का आपकी इस हवेली से कोई लेना देना नहीं है। माधव भाई, क्या बात है भैया, आजकल तो तुम्हारी बहुत जबरदस्त कमाई हो रही है। इतनी जल्दी इतने सारे पैसों का इंतजाम कर लिया। मुझे क्या? चलो, मुझे तो मेरा पैसा और ब्याज मिल गया। ये लो अपने घर की चाबी। पर भैया, जरा यह तो बताओ कि इस सफलता का राज क्या है? राह बस इतना ही है सेठ जी कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। प्रणाम। माधव के दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की ने सुंदरपुर के बाजार का नक्शा ही बदल दिया था। जहां माधव ने अपनी कड़ी मेहनत और जादुई जड़ी बूटी के दम पर एक आलीशान दुकान खोल ली थी, वहीं घमंडी विक्रम का पूरा धंधा चौपट हो चुका था। अब उसके ठेले पर कोई कुत्ता भी नहीं फटकता था। विक्रम के भीतर ईर्ष्या और प्रतिशोध की आग सुलग रही थी। उसने ठान लिया कि वह माधव की इस सफलता के पीछे का काला राड जानकर ही दम लेगा। इस कंगाल माधव की इतनी हिम्मत। कल तक जो जंगल में लकड़ियां चुनता था, आज वह पूरे गांव का राजा बन बैठा है।
मेरे सारे ग्राहक इसकी दुकान पर टूट पड़े हैं और मेरी भट्टी ठंडी पड़ी है। कुछ तो गड़बड़ है। कोई तो ऐसा राज है जो यह सबसे छुपा रहा है। मुझे छुपकर देखना होगा कि यह समोसे के मसाले में ऐसा क्या मिलाता है। अपने इसी कुटिल इरादे के साथ एक रात विक्रम दबे पांव माधव की दुकान के पीछे पहुंचा। खिड़की की झिरी से उसने देखा कि माधव अपनी अलमारी से एक चमकीली पोटली निकालकर मसाले में कुछ मिला रहा था, जिससे तुरंत एक दिव्य खुशबू उठी। विक्रम की आंखें चमक उठीं। उसे माधव की सफलता की चाबी मिल चुकी थी। आधी रात को जब माधव थककर गहरी नींद में सो गया तो शातिर विक्रम चोरों की तरह रसोई में घुसा और उसने वह जादुई जड़ी बूटी चुरा ली। अच्छा, तो यह राज है इस भोले के इतने स्वादिष्ट समोसों का। यह कोई साधारण जड़ी बूटी नहीं है। अब मैं देखता हूँ कि कल बाजार में तेरे समोसे कौन खाता है। हाँ 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 हाँ। माधव, तुझे तो मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि तू वापस जंगल में लकड़ियां काटने लायक भी नहीं बचेगा। अब सुंदरपुर का असली समोसा राजा मैं बनूंगा। अगली सुबह जहां माधव अपनी दुकान में जड़ी बूटी न पाकर अत्यंत व्याकुल और परेशान था, वहीं विक्रम के अहंकार और लालच का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा कि आज वह इस जड़ी बूटी का इस्तेमाल करके सारे ग्राहकों को अपनी तरफ खींच लेगा और रातों रात अमीर बन जाएगा। हे भगवान, मेरी वो मखमली पोटली कहाँ चली गई? बाबा की दी हुई जड़ी बूटी यहाँ अलमारी में ही तो रखी थी। कोई उसे चुराकर तो नहीं ले गया? आ जाओ सुंदरपुर वासियों, आज ऐसे समोसे खिलाऊंगा कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। आज का स्वाद तुम अपनी पूरी जिंदगी में नहीं भूल पाओगे। आओ, मुफ्त में चखो। अरे आज विक्रम इतना दावा क्यों कर रहा है? और माधव की दुकान अभी तक खुली नहीं? चलो आज विक्रम के समोसे ही चख कर देखते। जैसे ही लालची विक्रम ने अपने बनाए समोसों में वह चुराई हुई जादुई जड़ी बूटी मिलाई, प्रकृति ने अपना न्याय दिखाया। पवित्र जड़ी बूटी ने एक चोर और लालची के हाथ में आते ही अपना रूप बदल लिया। सुंदर खुशबू की जगह वहां से एक ऐसी भयानक और असहनीय सड़ांध उठी कि लोग उल्टियां करने लगे। इससे पहले कि विक्रम कुछ समझ पाता, कड़ाही के भीतर से एक रहस्यमयी आग भड़की और देखते ही देखते उसने विक्रम की पूरी दुकान को स्वाहा कर दिया। छी 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 विक्रम, ये तूने समोसे बनाए हैं या गटर का कचरा? इतनी गंदी बदबू, और ये समोसे काले क्यों पड़ गए? अरे भागो भाई भागो, विक्रम की दुकान में तो आग लग गई। इसका पूरा ठेला जल रहा है। अरे बाप रे, मेरी दुकान, मेरा ठेला, कोई पानी डालो, कोई बचाओ। मेरा सब कुछ जलकर राख हो गया। अरे यह क्या हो गया? विक्रम का घमंड और उसकी दुकान दोनों ही जलकर खाक हो चुके थे। लालच ने उसकी लुटिया पूरी तरह डुबो दी थी। उसे समझ आ गया था कि यह माधव की नहीं बल्कि उस जादुई जड़ी बूटी और उसके अपने पापों की सजा थी। माधव ने अपनी सज्जनता दिखाते हुए उसे माफ कर दिया। इस प्रकार सुंदरपुर गांव में यह साबित हो गया कि ईमानदारी, संतोष और परोपकार से बड़ा कोई जादू नहीं होता और लालच का अंत हमेशा विनाशकारी होता है। माधव भाई, मुझे माफ कर दो। मैं ही तुम्हारी दुकान से वो जादुई जड़ी बूटी चुरा कर लाया था। मैं लालच में अंधा हो गया था। मैंने तुम्हारे सीधेपन का फायदा उठाया, लेकिन भगवान ने मुझे मेरे ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने की सजा दे दी। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया। माधव भाई, उठो विक्रम भाई, रो मत। बाबा ने मुझसे पहले ही कहा था कि ये जड़ी बूटी किसी लालची के हाथ में जाते ही उल्टा असर करेगी। तुमने चोरी की, पर तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। यही सबसे बड़ी बात है। तुम चिंता मत करो, तुम मेरी दुकान पर आकर काम करो। हम दोनों मिलकर ईमानदारी से व्यापार करेंगे। देखा बच्चों, इस संसार में सबसे बड़ी जड़ी बूटी इंसान की ईमानदारी और उसकी नीयत होती है। जैसी नीयत वैसी बरकत।